chemical formula, as you have learned earlier that compounds are represented by the chemical formula. हम सीख चुके हैं कि कंपाउंड्स को हम रिप्रेजेंटेड करते हैं किससे? केमिकल फार्मूला। तो केमिकल फार्मूला किसे कहते हैं? द केमिकल फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड इज रिटन बाय द पुटिंग टुगेदर ऑफ ए केमिकल सिंबल ऑफ द एलिमेंट्स दैट मेक अप द कंपाउंड्स एंड देयर रिलेटिव रेशियो बाय एटम्स। यानी केमिकल फार्मूला हम कंपाउंड्स किस तरह लिखेंगे? पुटिंग टुगेदर द केमिकल सिंबल, उसके केमिकल सिंबल लिखेंगे जो केमिकल्स यानी या जो एटम्स उनमें मौजूद है कंपाउंड्स में, उनके हम सिंबल लिखेंगे केमिकल सिंबल ऑफ द एलिमेंट्स, उस एलिमेंट्स की जो कंपाउंड्स में मौजूद है। दैट मेकअप ऑफ ए कंपाउंड, जिससे कंपाउंड्स बना हुआ है, एंड देयर रिलेटिव रेशियो, और उनके रेशियो लिखेंगे कि कितने एटम्स मौजूद है बाय द एटम्स, यानी कंपाउंड्स में कितने एटम्स मौजूद है उनकी सिंबल लिखेंगे और तादाद लिखेंगे यानी रेशियो लिखेंगे। डिफिनेशन, इट इज़ एन एब्रिविएशन यूज्ड फॉर द फुल नेम ऑफ द कंपाउंड विद द हेल्प ऑफ सिंबल। अगर हम कंपाउंड्स के फुल नेम लिखते हैं किससे? सिंबल से, यानी एलिमेंट के सिंबल से अगर हम कंपाउंड्स के नाम लिखते हैं, इन अदर वर्ड्स या और अल्फाज में, वी कैन से दैट द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड इज कॉल्ड केमिकल फार्मूला। या हम इस तरह भी कह सकते हैं, वी कैन से दैट सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, कि हम सिंबॉलिक के थ्रू उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किसे? कंपाउंड्स को सिंबॉलिक के थ्रू उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऑफ ए मॉलिक्यूल, जो उनमें मॉलिक्यूल मौजूद है ऑफ ए कंपाउंड्स, कंपाउंड में इस कॉल्ड केमिकल फार्मूला, तो उसको हम केमिकल फार्मूला कहते हैं। द केमिकल फार्मूला टेल्स अस, यानी केमिकल फार्मूला किसी कहते हैं? ला, उनके कितने टाइप्स हैं? द टाइप ऑफ एटम्स एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड्स, यानी द टाइप ऑफ एटम्स, जो टाइप्स ऑफ एटम मौजूद है या एलिमेंट्स किसमें? कंपाउंड्स में जो मौजूद है। द रेशियो ऑफ द डिफरेंट एटम्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड्स, यानी जो रेशियो होती है एटम्स की, एटम कितने कितने मौजूद है किसमें? कंपाउंड्स में एटम कितने कितने मिकदार में मौजूद है, ये हम केमिकल फार्मूला में लिखेंगे। फॉर एग्जांपल, द केमिकल फार्मूला ऑफ सोडियम नाइट्रेट, हम केमिकल फार्मूला सोडियम नाइट्रेट के किस तरह लिखेंगे? NaNO3, ये किसका फार्मूला है? सोडियम नाइट्रेट का फार्मूला है NaNO3। एंड दैट ऑफ ग्लूकोज, और ग्लूकोज का फार्मूला क्या है? C6H12O6। फॉलोइंग आर द टू टाइप्स ऑफ केमिकल फार्मूला, तो केमिकल फार्मूला के दो टाइप्स है, एक को हम एम्पेरिकल फार्मूला कहेंगे और एक को मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो हम सबसे पहले एम्पेरिकल फार्मूला देखते हैं कि एम्पेरिकल फार्मूला किसे कहते हैं। एम्पेरिकल फार्मूला, द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ ए केमिकल कंपाउंड इज, यानी एम्पेरिकल फार्मूला केमिकल कंपाउंड्स में कौन सा होता है? इज द स्मॉलेस्ट फार्मूला, जो सबसे सादा फार्मूला है, विच शोज दैट स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ द एटम ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड्स, यानी एम्पेरिकल फार्मूला सिंपलेस्ट फार्मूला होगा, विच शोज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, जो स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशियो के साथ हम जाहिर करेंगे किससे? एटम्स को, ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स, और मुख्तलिफ किस्म के एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए कंपाउंड, जो कंपाउंड्स में मौजूद है। एम्पेरिकल फार्मूला हम सिंपलेस्ट फार्मूला उसको कह सकते हैं, एम्पेरिकल फार्मूला को हम सिंपलेस्ट फार्मूला कह सकते हैं। तो सिंपलेस्ट फार्मूला क्या होगा? द स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ ए एटम्स, जो कंपाउंड्स में एटम्स मौजूद है उनके स्मॉलेस्ट रेशियो लिख दे, जो कंपाउंड्स में कितने एटम्स मौजूद है उनकी स्मॉलेस्ट रेशियो लिख दे, तो उसको हम स्मॉलेस्ट फार्मूला कहेंगे और स्मॉलेस्ट फार्मूला को हम एम्पेरिकल फार्मूला कहते हैं। इट मे नॉट बी द एक्चुअल फार्मूला, ये एक्चुअल फार्मूला की तरह नहीं होंगे, ये एक्चुअल फार्मूला की तरह नहीं होंगे,
किस तरह? ऑफ द कंपाउंड्स, फॉर एग्जांपल द एक्चुअल फार्मूला ऑफ बेंजीन C6H6, यानी बेंजीन के एक्चुअल फार्मूला क्या है, जो उसकी एक्चुअल यानी कितने एटम्स मौजूद है, उनके एक्चुअल नंबर, उनके एक्चुअल तादाद जब हम लिखते हैं तो उसको एक्चुअल फार्मूला कहते हैं। तो बेंजीन में 6 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है, तो बेंजीन के एम्पेरिकल फार्मूला क्या होगा? बेंजीन हैज़ द स्मॉलेस्ट रेशियो 1:1 होगा। सो द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ CH, यानी बेंजीन के एम्पेरिकल फार्मूला क्या हुआ? CH। बेंजीन की एम्पेरिकल फार्मूला CH है और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? C6H6। एंड द एक्चुअल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज क्या है? C6H12O6। तो ग्लूकोज की स्मॉलेस्ट रेशियो क्या होगी? 1:2:1। सो इट इज एम्पेरिकल फार्मूला इज CH2O, यानी ग्लूकोज के एम्पेरिकल फार्मूला क्या होगा? CH2O। CH2O होगा ग्लूकोज के एम्पेरिकल फार्मूला, और ये ग्लूकोज के एक्चुअल फार्मूला है, और एक्चुअल फार्मूला को हम मॉलिक्यूलर फार्मूला कहेंगे। अब हम मॉलिक्यूलर फार्मूला पढ़ेंगे। इसके बाद हम मॉलिक्यूलर फार्मूला पढ़ते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला शोज द एक्चुअल नंबर of atoms of different elements present in one molecule of that compounds. For example, molecular formula, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला शोज द एक्चुअल नंबर, यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या शो करेंगे? एक्चुअल नंबर, यानी जो नंबर ऑफ एटम्स मौजूद है कंपाउंड्स में वो एक्चुअल लिखेंगे, उनको सिंपलेस्ट रेशियो में तब्दील नहीं करेंगे। ऑफ द एटम, जो एटम मौजूद है उनका एक्चुअल नंबर लिखेंगे। ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, मुख्तलिफ किस्म के एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए वन मालिक्यूल, या तो एक मालिक्यूल में, ऑफ दैट ऑफ द कंपाउंड, जो कंपाउंड्स में मौजूद है। फॉर एग्जांपल मालिक्यूलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज क्या है? C6H12O6। हमने पहले भी पढ़ चुके हैं कि ग्लूकोज की जो मालिक्यूलर फार्मूला है C6H12O6 है, और एम्पेरिकल फार्मूला क्या है, यानी सिंपलेस्ट फार्मूला CH2O। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला में हम एक्चुअल नंबर ऑफ एटम लिखेंगे, जितने भी एटम उसमें मौजूद होंगे उतनी तादाद हम उसके लिखेंगे, यानी सिंपलेस्ट रेशियो में हम तब्दील नहीं करेंगे, तो उसको हम मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन C6H6, तो ये एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स है, यानी बेंजीन में इतने एटम मौजूद है, इसको हमने सिंपलेस्ट नहीं किया हुआ है, ये एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स को जाहिर करेंगे। तो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स जब जाहिर करेंगे तो उसको हम मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला इज डिराइव्ड फ्रॉम एम्पेरिकल फार्मूला, यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला हम एम्पेरिकल फार्मूला से डिराइव करते हैं बाय द फॉलोइंग रिलेशनशिप। किस तरह रिलेशनशिप होगा? मॉलिक्यूलर फार्मूला किसके बराबर होता है? n ज़रब एम्पेरिकल फार्मूला। अगर हमारे पास एम्पेरिकल फार्मूला है तो n के साथ उसको ज़रब दे दे। n क्या होगा? यानी n 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, 4 एंड सो ऑन, और इसी तरह आप चलते रहें। फॉर एग्जाम्पल द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन इज, यानी जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है बेंजीन के वो क्या है? C6H6। मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन क्या है? C6H6। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n हम लिखेंगे और एम्पेरिकल फार्मूला n लिखेंगे और एम्पेरिकल फार्मूला, वेयर इज द वैल्यू ऑफ n इन दिस केस इज 6, यानी बेंजीन में n क्या होगा? 6 होगा। तो बेंजीन के एम्पेरिकल फार्मूला क्या है? हम पहले भी पढ़ चुके हैं, बेंजीन के एम्पेरिकल फार्मूला CH है, और उसकी मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? एक्चुअल नंबर ऑफ एटम जो जाहिर करेंगे, जितने एटम्स उस कंपाउंड में मौजूद है उनको अगर हम एक्चुअल यानी जितने भी तादाद में मौजूद है उतनी तादाद में हम लिखते हैं तो उसको हम मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं। तो उसकी मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? C6H6। तो अगर हम एम्पेरिकल फार्मूला लेते हैं और उसको n के साथ, और n उन्होंने बताया कि अगर 6 है तो उसको 6 के साथ अगर ज़रब देते हैं तो मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा इज इक्वल टू C6H6। ए मॉलिक्यूलर फार्मूला में भी सेम, यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम भी हो सकता है और मल्टीपल भी हो सकता है।
मालिक्यूलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला एक दूसरे के साथ सेम भी हो सकते हैं और मल्टीपल भी हो सकते हैं ऑफ द एम्पेरिकल फार्मूला. A few compounds shows that empirical and molecular formula are shown in the figure. तो आप फिगर में देख सकते हैं कि एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों सेम हैं या मल्टीपल है. अगर सेम है फिर भी ठीक है, अगर मल्टीपल है फिर भी ठीक है. सम कंपाउंड्स विद एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, यानी चंद कंपाउंड्स मौजूद है जिसका हम एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला शो करते हैं. नेम ऑफ कंपाउंड्स, एम्पेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला. तो नेम ऑफ कंपाउंड्स देके और उसकी एम्पेरिकल फार्मूला और उसकी मॉलिक्यूलर फार्मूला. तो एसिटिक एसिड एम्पेरिकल यानी सिंपलेस्ट फार्मूला क्या होगा, CH2O, और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, CH3COOH. CH3COOH उसको हम इस तरह लिख सकते हैं C2H4O2, यानी कार्बन कितने हैं 2, ऑक्सीजन कितने हैं 2 और हाइड्रोजन कितने हैं 4, तो C2H4O2. तो अगर हम उसको सिंपलेस्ट करते हैं तो 2 के 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2. तो एक हिस्से के साथ उसको आप तकसीम कर सकते हैं. इसी तरह नहीं कि इसको अगर 2 के साथ तकसीम करते हैं और इसको 3 के साथ नहीं, एक हिस्से पर अगर वो तकसीम हो रहे हैं तो उसको काट दे. तो ये तीनों 2 के साथ तकसीम हो रहे हैं तो 2 के साथ उसको काट दे. 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, तो CH2O आ गया. तो इसी तरह एसिटिक एसिड और ग्लूकोज की एम्पेरिकल फार्मूला एक जैसा है. एसिटिक एसिड और ग्लूकोज की एम्पेरिकल फार्मूला एक जैसा हो सकता है, यानी मुख्तलिफ कंपाउंड्स के एम्पेरिकल फार्मूला सेम भी हो सकता है, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला इन दोनों के डिफरेंट्स है. तो आप एसिटिक एसिड को देके उसका फार्मूला क्या है, C2H4O2, लेकिन बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, C6H12O6. तो मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट होंगे लेकिन उसके एम्पेरिकल फार्मूला सेम हो सकते हैं मुख्तलिफ किस्म कंपाउंड्स के. नंबर 2, एसिटाइलिन एम्पेरिकल फार्मूला, सिंपलेस्ट फार्मूला क्या है, CH, और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, यानी एक्चुअल नंबर ऑफ एटम जो जाहिर करेंगे वो कितना है, C2H2. तो उनको 2 के साथ काट दे, यानी एक हिस्से के साथ ये दोनों काट सकते हैं. इसके बाद बेंजीन CH है, एम्पेरिकल फार्मूला, सिंपलेस्ट फार्मूला ये है, और एक्चुअल नंबर ऑफ एटम जो जाहिर करेंगे उसको हम मॉलिक्यूलर फार्मूला कहेंगे, C6H6. ग्लूकोज CH2O और मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6. हाइड्रोजन परऑक्साइड HO और उसकी जो यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो क्या है, H2O2. सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 और उसकी जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो भी H2SO4 है. यानी सल्फ्यूरिक एसिड की एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों सेम हैं, यानी सेम भी हो सकते हैं एक कंपाउंड्स की या मॉलिक्यूल्स की. तो इस कंपाउंड्स की देखे H2SO4 एम्पेरिकल फार्मूला ये भी है और मॉलिक्यूलर फार्मूला ये भी है, यानी दोनों सेम हो सकते हैं. आयरन ऑक्साइड Fe2O3 और इसकी मॉलिक्यूलर फार्मूला भी Fe2O3. अमोनिया NH3 और उसकी मॉलिक्यूलर फार्मूला भी NH3 होगा. मीथेन CH4 और उसकी मॉलिक्यूलर फार्मूला भी CH4. इसी तरह वाटर की भी यानी एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों सेम है, H2O और मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, H2O. तो ये हाइड्रोजन परऑक्साइड और वाटर ये किस तरह होगा, अगर हम H2 प्लस 1/2 O2 ऑक्सीजन लेते हैं तो इससे क्या बनेगा, H2O. इससे क्या बनेगा, H2O. अगर हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 2 हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल्स ले ले और 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के गैस ले ले तो ये भी वाटर बनेगा, लेकिन उसके साथ 2H2O होगा. तो वाटर का फार्मूला इसी तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं. तो इसमें यानी 2 हाइड्रोजन, इसमें 2 हाइड्रोजन, इसमें 1 ऑक्सीजन, इसमें 1 ऑक्सीजन होगा.
1O2 का क्या मतलब है कि O2 को अगर आप हाफ कर दे तो एक ऑक्सीजन आ जाएगा। तो इधर 4 हाइड्रोजन है, इधर भी 4 हाइड्रोजन है, इतने 2 ऑक्सीजन है और इधर भी 2 ऑक्सीजन है। लेकिन हम अगर इसी तरह लिखें H2 प्लस O2 तो ये H2O2 आ जाएगा। इतने 2 हाइड्रोजन है, इधर भी 2 ऑक्सीजन है, तो इधर 2 हाइड्रोजन, इधर 2 ऑक्सीजन, तो इसको हम वाटर कहेंगे, इसको हम वाटर कहेंगे और इसको हाइड्रोजन परऑक्साइड कहेंगे, इसको हाइड्रोजन परऑक्साइड कहेंगे। It is clear from the table 1.7 that some compounds have identical empirical and molecular formula। तो आप देख सकते हैं इन टेबल में इंपेरिकल फार्मूला और उसकी मॉलिक्यूलर फार्मूला। नंबर 3 फार्मूला यूनिट। तो फार्मूला यूनिट किसे कहते हैं वो हम पढ़ेंगे। ऑल द आयनिक कंपाउंड्स, जितने भी आयनिक कंपाउंड्स है आर रिप्रेजेंटेड बाय द फार्मूला यूनिट। तो हम अगर आयनिक कंपाउंड्स लेते हैं और उसको फार्मूला यूनिट के साथ जाहिर करेंगे तो उसको हम फार्मूला यूनिट कहेंगे। यानी अगर हम एक कंपाउंड्स लेते हैं और उसको केमिकल सिंबल से जाहिर करते हैं, तो अगर स्मॉल यूनिट लेते हैं तो उसको हम फार्मूला यूनिट कहेंगे। फार्मूला यूनिट इज़ द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट। यानी फार्मूला यूनिट क्या होगा, सिंपलेस्ट रिपीटिंग यूनिट होगा, सिंपलेस्ट रिपीटिंग यूनिट ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स में शोन या शोइंग द सिंपल रेशियो, और इसकी सिंपल रेशियो अगर हम लेते हैं बिटवीन द आयंस, यानी आयंसों के दरमियान अगर हम उसकी सिंपलेस्ट रेशियो लेते हैं तो उसको हम फार्मूला यूनिट कहेंगे। फार्मूला यूनिट इज द सिंपलेस्ट रिपीटिंग यूनिट। फार्मूला यूनिट हम सिंपलेस्ट रिपीटिंग यूनिट लेंगे किस में, आयनिक कंपाउंड्स में, शोइंग द सिंपल रेशियो, जो सिंपल रेशियो को जाहिर करेंगे बिटवीन द आयंस, यानी आयंसों के दरमियान, तो उसको हम फार्मूला यूनिट कहेंगे। ये अगर हम सोडियम क्लोराइड की स्ट्रक्चर लेते हैं तो उसकी एक यूनिट आप ले लें, एक यूनिट। तो ये सोडियम है, ये क्लोरीन है, तो अगर हम एक यूनिट लेते हैं और इस यूनिट की सिंपलेस्ट फॉर्म लेते हैं, यानी एक सोडियम है और एक क्लोरीन है, तो इस स्मॉलेस्ट यूनिट को हम क्या कहेंगे। इधर और भी यूनिट्स मौजूद हैं, ये भी एक यूनिट्स है और इसी तरह ये, इसको हम भी एक यूनिट्स कहेंगे, इसको हम एक यूनिट्स कह सकते हैं, इसको हम एक यूनिट्स। तो इसी तरह आप उसके स्ट्रक्चर यानी देख सकते हैं। तो अगर हम सोडियम क्लोराइड की सिंपलेस्ट यूनिट लेते हैं और उनकी सिंपलेस्ट रेशियो निकालते हैं तो उसको हम फार्मूला यूनिट कहेंगे। फॉर एग्जांपल इन द होल क्रिस्टलिटिक, तो अभी हमने पढ़ा यानी सोडियम क्लोराइड की क्रिस्टलिटिक, द रेशियो ऑफ सोडियम एंड क्लोरीन आयन इज़ 1:1। तो इसमें यानी सोडियम की रेशियो 1 है और क्लोरीन की रेशियो कितनी है, 1 है। तो 1:1 सिंपलेस्ट रेशियो हमने लिया एंड इट्स फार्मूला यूनिट ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो ये सोडियम क्लोराइड की जो क्या है फार्मूला यूनिट है। सिमिलरली आप पोटाशियम क्लोराइड की भी फार्मूला यूनिट ले सकते हैं पोटाशियम क्लोराइड से, ऑफ दी पोटाशियम क्लोराइड। तो फार्मूला आप किस तरह पहचानेंगे कि ये फार्मूला यूनिट है या नहीं है या कंपाउंड यूनिट है। तो अगर उसमें मेटल मौजूद है, अगर कंपाउंड्स में मेटल मौजूद है तो एक मेटल मौजूद होने का सबूत ये है कि वो फार्मूला यूनिट होगा। तो एक एटम में अगर मेटल मौजूद है, एक कंपाउंड्स में अगर मेटल मौजूद है तो उसकी पहचान ये है कि वो फार्मूला यूनिट होगा, वो आयनिक कंपाउंड्स होगा। जब किसी कंपाउंड्स में मेटल मौजूद होता है तो उसमें आयनिक बॉन्ड होगा और आयनिक बॉन्ड होगा तो उसको हम फार्मूला यूनिट कहेंगे। तो आप दरजैल एग्जांपल, हाउ मेनी एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड इन फार्मूला यूनिट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। तो आप देख सकते हैं कि इसमें मेटल है, अगर मेटल है तो आयनिक कंपाउंड होगा, अगर आयनिक कंपाउंड है तो उसको हम फार्मूला यूनिट कह सकते हैं। तो जो मेटल मौजूद है उसको हम आयनिक कंपाउंड्स कहेंगे, क्योंकि मेटल क्या करती है,
वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी मोर रिएक्टिव होती हैं, तो वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन वाले को हम आयनिक कंपाउंड्स कहते हैं। हमने एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला और फार्मूला यूनिट पढ़े हैं। तो अगर हम मॉलिक्यूलर फार्मूला की मास निकालते हैं तो उसको हम मॉलिक्यूलर मास कहेंगे। अगर हम फार्मूला यूनिट के मास निकालते हैं तो उसको हम फार्मूला मास कहेंगे। फार्मूला यूनिट के अगर हम मास निकालते हैं तो उसको हम फार्मूला मास कहेंगे। तो अगर हम मॉलिक्यूलर फार्मूला की मास निकालते हैं तो उसको हम मॉलिक्यूलर मास कहेंगे। तो देखते हैं, मॉलिक्यूलर मास इज द सम ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल्स। यानी मॉलिक्यूलर मास क्या होती है? इज द सम ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मासेस। हम एटॉमिक मासेस के जो मौजूद है एटम्स कंपाउंड में उनको हम सम करेंगे ऑफ ऑल द एटम, जितने भी एटम है प्रेजेंट जो मौजूद है इन द मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए सब्सटेंस कैन बी कैलकुलेटेड बाय द एडिंग रिलेटिव एटॉमिक मासेस। तो हम मॉलिक्यूलर मासेस एक सब्सटेंस की कैलकुलेटेड किस तरह करेंगे? उसको जमा करेंगे रिलेटिव एटॉमिक मासेस, जो उसकी जितनी भी मासेस है एटम की जितनी भी मास है उन सब एटमों की मास को जमा करेंगे ऑफ ऑल द एटम, जो एटम मौजूद है इन वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में ऑफ द सब्सटेंस। फॉर एग्जांपल, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ इथेन क्या है? C2H6। मॉलिक्यूलर फार्मूला इथेन की क्या है? C2H6। तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अगर हम मॉलिक्यूलर फार्मूला से उसकी मास निकालते हैं तो उसको हम मॉलिक्यूलर मास कहेंगे। तो एटॉमिक मासेस ऑफ कार्बन कितना है? 12। कार्बन की मास कितनी है? 12। हाइड्रोजन की मास कितने हैं? 1। तो फार्मूला यानी मॉलिक्यूलर मास ऑफ इथेन कितना होगा? तो हम मॉलिक्यूलर फार्मूला से अगर मास निकालते हैं तो हम उसको मॉलिक्यूलर मास कहेंगे ऑफ इथेन। तो कार्बन कितने हैं? 2। कार्बन कितने हैं? 2। और उसके यानी एटॉमिक मास कितना है? 12। और हाइड्रोजन कितने हैं? 6। और उसकी मास कितनी है? 1। तो 2 को 12 के साथ ज़रब दे दे, जमा। इन दोनों एटमों के दरमियान जो फासला है उनमें हम जमा लगाएंगे, यानी हमने पढ़ा सम या एडिंग, तो उसको हम जमा करेंगे किसके ज़रिए? यानी एडिंग के ज़रिए उन दोनों को जमा करेंगे। तो ये दो उस मास के साथ ज़रब होगा, यानी कार्बन की मास कितनी है? 12। तो 12 को 2 से ज़रब देंगे, 12 दूने 24, और 6 को 1 के साथ ज़रब देंगे तो 6 कम 6, तो 24 जमा 6 कितनी आती है? 30। तो 10 द मॉलिक्यूलर मास ऑफ इथेन 30 AMU। तो जो पीरियोडिक टेबल में हम एटम्स की जो मास जाहिर करते हैं वो एटॉमिक मास यूनिट में जाहिर करते हैं। हम पीरियोडिक टेबल में जो मास जाहिर करते हैं एटम्स के वो हम एटॉमिक मास यूनिट में जाहिर करते हैं। ग्राम में या किलोग्राम में हम उसको जाहिर नहीं करते। जितने भी पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स मौजूद है और उनमें जो मास है उसको हम AMU से जाहिर करेंगे। तो आप इस तरह नहीं कि हाइड्रोजन की जो मास है वो क्या है? 1 है, तो 1 ग्राम है। 1 ग्राम नहीं है, 1 AMU है। तो कार्बन की मास जो है 12 है, तो 12 किस में है? एटॉमिक मास यूनिट में, AMU में है। तो इसके बाद अगर हम फार्मूला यूनिट को उससे मास निकालते हैं तो उसको हम फार्मूला मास कहेंगे। फार्मूला मास इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस। तो फार्मूला मास सम होगी एटॉमिक मासेस की ऑफ आयंस की, किसकी? आयंस की, प्रेजेंट इन द फार्मूला यूनिट, जो मौजूद है फार्मूला यूनिट में, ऑफ द आयनिक कंपाउंड्स, जो आयनिक कंपाउंड्स बनता है। तो आयनिक कंपाउंड्स हमने पहले भी बताया कि जब मेटल होगा कंपाउंड्स में तो आयनिक कंपाउंड्स होगा, और आयनिक कंपाउंड्स को हम फार्मूला यूनिट कहते हैं। और उसकी जो स्मॉल यूनिट हम लेते हैं और उसकी सिंपलेस्ट रेशियो लिखते हैं तो उसको हम फार्मूला यूनिट कहेंगे। तो फार्मूला यूनिट से अगर हम फार्मूला मास निकालते हैं, उसकी मास निकालते हो, तो फार्मूला मास में तब्दील होगा। द फार्मूला मास इज कैलकुलेटेड इन द सम मैनर एज वी डिड फॉर द मॉलिक्यूलर मास। यानी हम फार्मूला मास कैलकुलेट करेंगे सम मैनर, उसकी जो
मौजूद है एटम्स विच डिड द मालिक्यूलर मास, और उनकी मालिक्यूलर मास को जमा करेंगे। दस द सोडियम क्लोराइड इज, यानी फार्मूला मास ऑफ सोडियम क्लोराइड हम किस तरह निकालेंगे। सोडियम कितने हैं, एक है, सोडियम एक है, और उसकी एटॉमिक मास कितनी है, 23 AMU। 23 AMU ग्राम में हम नहीं लेंगे, हम एटॉमिक मास में यूनिट लेंगे। ये यूनिट हम एटॉमिक AMU एटॉमिक मास यूनिट में हम लेंगे, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में जो मास उन्होंने निकाला हुआ है वो एटॉमिक मास यूनिट में है। तो सोडियम एक है, एटॉमिक मास 23 है, क्लोरीन एक है, और उसके एटॉमिक मास कितने हैं, 35.5। तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो कार्बन यानी क्लोरीन के जो एटॉमिक मास है वो 35.5 AMU। तो क्लोरीन की 35.5 क्यों आई, तो क्लोरीन की 35.5 इसलिए आई कि क्लोरीन के कितने आइसोटोप्स है, 2 आइसोटोप्स है। क्लोरीन के कितने आइसोटोप्स है, 2। एक क्लोरीन 35 और एक क्लोरीन 37। एक क्लोरीन 35 आइसोटोप से और एक क्लोरीन 37 आइसोटोप से। तो क्लोरीन 35 वाला 75% है और क्लोरीन 37 वाला 25% है। अगर हम इन दोनों की एवरेज निकालते हैं तो वो 35.5 AMU आती है। तो इसलिए हम उसकी एवरेज निकाल के उसकी वैल्यू यानी एटॉमिक मास पुट करते हैं। तो 35.5 हम पुट करेंगे। इसके बाद इन दोनों को कैलकुलेट कर दे तो फार्मूला मास ऑफ सोडियम क्लोराइड कितनी आएगी, 58.5 AMU। तो मैंने पहले बताया कि आप अगर क्लोरीन के एटॉमिक मासेस में कंफ्यूज होते हैं तो क्लोरीन के 2 आइसोटोप से, एक 35 और एक 37 आइसोटोप से। तो जो 35 वाला आइसोटोप से वो 75% है और जो 37 वाला आइसोटोप से वो 25% है। तो अगर हम इन दोनों की कैलकुलेट एवरेज निकालते हैं तो हम एवरेज में हम पढ़ चुके हैं, तो उसमें ये एग्जाम्पल भी हमने कराया हुआ है। तो इनके कैलकुलेशन अगर हम करते हैं तो 35.5 AMU आती है क्लोरीन की एवरेज एटॉमिक मास यूनिट। तो उसको पुट कर दे और उसकी कैलकुलेशन कर दे तो फार्मूला मास ऑफ सोडियम क्लोराइड 58.5 AMU आ जाएगी। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। कैलकुलेट द फार्मूला मास, तो एग्जाम्पल उसने कौन सी दिए हुए हैं, फार्मूला मास की, यानी जिसमें आयनिक कंपाउंड्स होगा NH4 2SO3 एंड FeNO3 2। तो सॉल्यूशन में हम लिखते हैं ये फार्मूला उसकी। तो नाइट्रोजन कितने हैं, 2। नाइट्रोजन कितने हैं, 2, यानी 2 नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन कितने होंगे, 4 दूने 8, तो हाइड्रोजन 8 हुए। सल्फर 1 है, ऑक्सीजन कितने, 3। तो 2 नाइट्रोजन है, तो 2 को उसके नाइट्रोजन के यानी जो एटॉमिक मास है वो कितने हैं, 14 AMU। तो अगर हम उसको ज़रब दे दे तो 28 AMU आ जाएगी। हाइड्रोजन कितने हैं, 8 है और एटॉमिक मास कितने हैं, 1 है, तो 8 AMU आ जाएगी। सल्फर 1 है तो 1 के साथ सल्फर के एटॉमिक मास 32 है, तो उस एक को 32 से ज़रब दे दे, 32 आ जाएगी। ऑक्सीजन कितने हैं, 3 है और उसकी मास कितनी है, 16 ऑक्सीजन की मास, तो 16 AMU। अगर हम 16 को 3 से ज़रब दे दे तो 48। अब इन चारों को जमा कर दे तो अगर हम उसको जमा करते हैं तो जवाब कितना आएगा, 116 AMU। तो फार्मूला मास यानी NH4 2SO3 की फार्मूला मास कितनी आती है, 116 AMU। तो अगर हम फार्मूला यूनिट की मास निकालते हैं तो उसको हम फार्मूला मास कहेंगे। और इसकी फार्मूला मास कितनी आई, इस कंपाउंड्स की, आयनिक कंपाउंड्स की कितनी आई, 116 AMU। इसके बाद FeNO3 2, तो Fe कितनी है, 1 है, N कितनी है, 2 है, ऑक्सीजन 3 को 2 से ज़रब दे दे, 3 दूने 6। तो ये 2 नाइट्रोजन के साथ है और ऑक्सीजन के साथ है, इन दोनों के साथ है, यानी नाइट्रोजन 2 हो गए और ये 2 ऑक्सीजन के साथ भी है। तो 2 को ऑक्सीजन 3 है तो 3 को 2 से ज़रब दे दे तो 3 दूने 6। तो आयरन 1 है, तो आयरन के जो मास है वो कितनी है, 56 AMU, तो 56 AMU आ जाएगी। नाइट्रोजन 2 है, यानी ये 2 इन दोनों के साथ है, तो नाइट्रोजन 2 है तो उसकी जो मास है 14 है, तो 2 को 14 से ज़रब दे दे, 28।
ऑक्सीजन कितने हैं, 3 दूने 6, 6 ऑक्सीजन बन गए। तो उसकी मास कितनी है, 16, 16 को 6 से ज़रब दे दे, 96 आ जाएगी। तो अब इन तीनों को जमा कर दे। तो अगर हम उसको जमा करते हैं तो 180 AMU आ जाएगी। तो फार्मूला मास FeNO3 की जो फार्मूला मास है उसकी कितनी आएगी, 180 AMU। केमिकल स्पीशीज, केमिकल स्पीशीज किसी कहते हैं वो हम पढ़ेंगे। केमिकल स्पीशीज दैट द एटम्स, यानी केमिकल स्पीशीज दैट इज एटम, मॉलिक्यूल और आयंस etc टेक पार्ट्स इन ए केमिकल रिएक्शन। केमिकल स्पीशीज अगर एटम, मॉलिक्यूल या आयन यानी पार्ट है किसकी, केमिकल रिएक्शन की, तो उसको हम केमिकल स्पीशीज कहते हैं। यानी केमिकल स्पीशीज उसको एटम, मॉलिक्यूल या आयंस पार्ट्स है केमिकल रिएक्शन को, तो उसको हम केमिकल स्पीशीज कहते हैं। तो उसमें सबसे पहले आयन, आयन किसी कहते हैं, एन एटम इज ए न्यूट्रल पार्टिकल। एटम क्या है, न्यूट्रल पार्टिकल है, ना उस पर पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव, क्योंकि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर इक्वल इन द एटम्स। यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की तादाद बराबर है, तो एटम क्या होगा, न्यूट्रल होगा। तो इलेक्ट्रॉनों पर नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉनों पर पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो एटम न्यूट्रल होगा। और इन दोनों की तादाद बराबर है तो न्यूट्रल हो जाएगा एटम। एन एटम कैन बी लॉस और गेन इलेक्ट्रॉन। अगर एक एटम इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है या गेन कर देता है, एंड द बैलेंस बिटवीन नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इज डिस्टर्ब। तो इसी तरह जो बैलेंस है इलेक्ट्रॉनों के और प्रोटॉनों के एक एटम्स में, वो क्या होंगे, डिस्टर्ब होंगे। वो क्या होंगे, डिस्टर्ब होंगे। सो देयर इज नेट चार्ज, तो उस पर एक चार्ज आएगी, नेट चार्ज पूरे एटम्स पर ऑन द एटम्स। द पार्टिकल्स दैट कैर्स एन इलेक्ट्रिकल चार्ज, जब पार्टिकल्स पर एक इलेक्ट्रिकल चार्ज आती है पॉजिटिव या नेगेटिव, ड्यू टू लॉस, या तो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगी या गेन, या उसको गेन करेंगे, ऑफ वन, एक या एक से ज़्यादा या मोर इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एन एनाइन। तो उसको हम क्या कहेंगे, एन एनाइन। तो अगर न्यूट्रल एटम है तो उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की तादाद बराबर है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों बराबर है, तो वो न्यूट्रल होगा। अगर न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं, अगर न्यूट्रल एटम्स इलेक्ट्रॉन को लॉस करते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो एक यानी नेगेटिव चार्ज उससे निकल गया, तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ेंगे, तो उस पर एक पॉजिटिव आयंस बन जाएगा, और इसको हम कैटायन कहते हैं। अगर एक न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, यानी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की तादाद ज़्यादा होगी उस एटम्स में, तो इलेक्ट्रॉनों की तादाद प्रोटॉनों से ज़्यादा होंगे, तो उस एटम्स पर नेगेटिव चार्ज आएगा, और उस नेगेटिव चार्ज को हम एनाइन कहते हैं। टाइप्स ऑफ एनाइंस आप शक्ल में देख सकते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एनाइंस। कैटायंस, कैटायन किसको कहेंगे, जब पॉजिटिव चार्ज एटम्स पर होगा तो उसको हम कैटायन कहते हैं, और जब वो नेगेटिव चार्ज होगा तो उसको हम एनाइन कहेंगे। यानी एनाइंस किसको कहते हैं, जब नेगेटिव चार्ज होगा एटम्स पर तो उसको हम एनाइन कहते हैं। कैटायंस, कैटायंस हम पहले भी पढ़ चुके हैं। कैटायन किसको कहते हैं, जब एटम्स पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए। पॉजिटिव चार्ज कब आता है, जब वो एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करती है, तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ेंगे एटम्स में, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। द एटम्स विच लॉस इलेक्ट्रॉन, जब एटम एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करती है फ्रॉम द आउटरमोस्ट शेल से ए नेट पॉजिटिव चार्ज, तो उस पर नेट पॉजिटिव चार्ज आएगी, इज अपीयर्ड ऑन दैट एटम्स, और उस एटम्स पर टोटल पॉजिटिव चार्ज आएगी। दिस पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज कॉल्ड कैटायन, और इस पॉजिटिवली चार्ज को हम कैटायन कहते हैं। पॉजिटिव आयंस ऑलवेज हैव लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव चार्ज क्यों आए, कि उसमें इलेक्ट्रॉनों की तादाद कम है और प्रोटॉनों की तादाद ज़्यादा है। देन द नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी प्रोटॉनों की तादाद ज़्यादा है, तो इस वजह से उस पर पॉजिटिव चार्ज आई, और प्रोटॉनों पर पॉजिटिव चार्ज है। द फॉलोइंग इक्वेशन शोज द फॉर्मेशन ऑफ कैटायन फ्रॉम द डिफरेंट एटम्स, और मुख्तलिफ एटम्स की जो हमने फिगर बनाई हुई है आप देख सकते हैं कैटायंस की। तो ये एटम्स है, तो एटम्स हाइड्रोजन है, अगर वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करती है तो उसमें प्रोटॉनों की तादाद ज़्यादा हो गई, यानी इलेक्ट्रॉन कम होंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन निकल गया और उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगी। सोडियम अगर एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करती है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगी, और पॉजिटिव चार्ज को हम कैटायन कहते हैं। इस तरह मैग्नीशियम अगर 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं तो उस पर 2+ आ जाएगी, क्योंकि उसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए, तो 2 प्रोटॉन उसमें यानी ज़्यादा हुए, तो उसको
हम Mg2+ के साथ लिखेंगे। इसके बाद हम एनाइन पढ़ते हैं। एनाइन किसे कहते हैं? एनाइन को हम नेगेटिवली चार्ज कहते हैं। और नेगेटिवली चार्ज किसे कहते हैं? जब वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो इलेक्ट्रॉनों की तादाद ज़्यादा हो गई तो उस पर नेगेटिव चार्ज आएगी। द एटम्स विच गेन इलेक्ट्रॉन, जब एक एटम्स इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और ए नेट नेगेटिवली चार्ज, तो उस पर यानी नेट नेगेटिवली चार्ज आएगी इज अपेयर्ड ऑन द एटम्स, पूरे एटम्स पर। द नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज कॉल्ड इज एन एनाइन, और जो नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज है उसको हम एनाइन कहते हैं। नेगेटिव आयन इज ऑलवेज हैव मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नेगेटिव चार्ज क्यों आई? क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉनों की तादाद ज़्यादा हो गई और इलेक्ट्रॉनों पर नेगेटिव चार्ज है। देन दैट ऑफ द प्रोटॉन, प्रोटॉनों से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हुए तो इस वजह से पूरे एटम्स पर यानी नेगेटिव चार्ज आए, और इलेक्ट्रॉन अगर ज़्यादा होंगे तो इलेक्ट्रॉनों पर नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज एटम्स पर आएंगी। द फॉलोइंग इक्वेशंस शोज द फॉर्मेशन ऑफ एनाइन फ्राम द डिफरेंट एटम। मुख्तलिफ किस्म के एटम्स के एनाइंस आप देख ले। अगर फ्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर दिया तो फ्लोरीन -1 आ जाएगी, क्योंकि उसमें एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हुए प्रोटॉनों की बनिस्बत, तो इलेक्ट्रॉनों पर नेगेटिव चार्ज है तो पूरे एटम्स पर नेगेटिव चार्ज आएगी। क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर दिया तो क्लोरीन -1 आ जाएगी। ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉनों को गेन करती है तो उस पर यानी 2- आयंस आ जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर दिए तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हुए। अगर 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हुए तो 2 नेगेटिव चार्ज बढ़ेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों पर नेगेटिव चार्ज है तो हम 2- लिखेंगे। डिफरेंस बिटवीन एन एटम्स एंड आयंस, यानी हम डिफरेंस देखते हैं एटम्स और आयंस में कौन सी डिफरेंस है। तो हम देखते हैं एटम्स क्या है? इट इज़ ए न्यूट्रल। एटम क्या है? न्यूट्रल है, उस पर न पॉजिटिव चार्ज है न नेगेटिव। इट हैज सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स, यानी एटम्स में सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉनों पर पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉनों पर नेगेटिव चार्ज है। अगर ये दोनों सेम है तो ये न्यूट्रल होगा। आयंस, इट हैज़ ए नेट चार्ज, उसमें चार्ज होगा। एनाइंस में यानी नेट चार्ज होगा, या तो नेगेटिव चार्ज होगा या पॉजिटिव चार्ज होगा। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज डिफरेंट देन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स डिफरेंट से इलेक्ट्रॉनों से, तो या तो प्रोटॉनों की तादाद ज़्यादा होगी या इलेक्ट्रॉनों की तादाद। अगर प्रोटॉनों की तादाद ज़्यादा हुई तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगी कैटायन। अगर इलेक्ट्रॉनों की तादाद ज़्यादा हो गई एटम्स में तो उस पर नेगेटिव चार्ज आएगी। नंबर 2, इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ एन एलिमेंट्स। ये क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स है किसकी? एलिमेंट्स की। तो एटम क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स है एलिमेंट्स की, यानी एलिमेंट्स 2 एटमों से बनता है। तो 2 एटमों के जो एलिमेंट्स बनता है वो तो एलिमेंट्स के स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या हुई? एटम्स। इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट। और आयंस क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट है ऑफ एन आयनिक कंपाउंड्स, यानी हम भी पहले पढ़ चुके हैं कि आयनिक कंपाउंड्स के जो स्मॉलेस्ट यूनिट है उसको हम एनाइन कहेंगे या आयनिक कंपाउंड्स। तो इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट, ये एक स्मॉलेस्ट यूनिट है आयनिक कंपाउंड्स की जो आयंस हम पढ़ते हैं। नंबर 3, इट कैन और कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, फॉर एग्जांपल सोडियम, पोटाशियम, आयरन। तो आप इसको कैन और कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली कर सकते हैं, यानी कर सकते और नहीं भी कर सकते। लेकिन एनाइंस इट कैन नॉट एग्जिस्ट, और इसको हम एग्जिस्ट नहीं कर सकते इंडिपेंडेंटली। फॉर एग्जांपल सोडियम आयन, पोटाशियम आयन और आयरन आयंस। Molecular ion, just like atoms, molecule also are electrically neutral particles। तो एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल्स होती है या मॉलिक्यूल्स भी न्यूट्रल होती है। व्हेन मॉलिक्यूल्स लॉस और गेन 1 or more इलेक्ट्रॉन, जब एक मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रॉन को लॉस करती है या तो गेन करती है एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, इट फॉर्म्स मॉलिक्यूलर आयन। तो उस पर मॉलिक्यूलर आयंस आ जाएगी। तो मॉलिक्यूल्स पर अगर आयन आ जाए तो उसको हम मॉलिक्यूलर आयन कहेंगे। मॉलिक्यूलर आयंस आर आल्सो कॉल्ड रेडिकल, और मॉलिक्यूलर आयंस को हम रेडिकल भी कहते हैं। मॉलिक्यूलर आयंस कैन बी कैटायनिक मॉलिक्यूलर एनायंस, यानी मॉलिक्यूल्स पर अगर आयन आ जाए तो उसको हम मॉलिक्यूलर आयन कहते हैं।
तो ये भी कैटायनिक भी हो सकती है। यानी कैटायनिक किसको कहते हैं? जिस पर पॉजिटिव चार्ज है। एनायनिक चीज किस मॉलिक्यूलर आयंस को कहते हैं? जिस पर नेगेटिवली चार्ज हो। द एग्जाम्पल ऑफ कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन इज NH4+1 चार्ज। यानी NH4 पर अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो उसको हम कैटायनिक कहेंगे। इसी तरह CO2H पर अगर पॉजिटिव आयंस आ जाए तो उसको हम कैटायनिक कहेंगे। NH4 पर अगर पॉजिटिव आयंस आ जाए तो उसको हम कैटायनिक, और इसी तरह CO2 हाइड्रोजन पर यानी इन पूरे कंपाउंड्स पर अगर आयंस आ जाए तो उसको हम कैटायनिक कहेंगे। वाइल द एग्जाम्पल ऑफ एनायनिक मॉलिक्यूलर आयंस आर यानी C2H5OH होल नेगेटिव चार्ज, तो उसको हम यानी मॉलिक्यूलर एनायनिक कहेंगे। कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयंस आर मोर कॉमन देन एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन। यानी कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयंस क्या है? आर मोर कॉमन, ये कॉमन है, देन एनायनिक यानी एनायनिक कम है मॉलिक्यूलर आयन। फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल क्या है? फ्री रेडिकल आर एटम्स आर ग्रुप ऑफ एटम्स। फ्री रेडिकल क्या है? एक एटम भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है। दैट हैज सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी उसके साथ एक सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा ऑड नंबर में, ऑड तक आदत में, इन एन आउटर मोस्ट या आउटर शेल विद नो चार्ज। यानी आउटर शेल पर क्या होगा? उस पर नो चार्ज होगा। उसमें एक इलेक्ट्रॉन पेयर में से एक इलेक्ट्रॉन होगा, यानी इलेक्ट्रॉन पेयर में एक इलेक्ट्रॉन उसके साथ होगा, लेकिन उन पर चार्ज नहीं होगा। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द पुटिंग डॉट, तो उसको हम डॉट के साथ जाहिर करते हैं। और द स्पीशीज फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन रेडिकल, क्लोरीन रेडिकल, CH3 रेडिकल एक्सेट्रा। फ्री रेडिकल्स आर फॉर्म्ड बाय द होमोलिटिक फ्यूजन, यानी फ्री रेडिकल किससे बनता है? होमोलिटिक फ्यूजन से। इक्वल ब्रेकेज अगर हम बॉन्ड में कराते हैं दो एटमों के दरमियान, ऑफ द बॉन्ड्स बिटवीन ऑफ टू एटम्स, यानी दो एटमों के दरमियान अगर हम इक्वल यानी ब्रेकअप करते हैं। फॉर एग्जांपल क्लोरीन मॉलिक्यूल्स फर्स्ट फॉर्म क्लोरीन फ्री रेडिकल, तो क्लोरीन मॉलिक्यूल्स यानी फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो सकते हैं। अगर Cl2 को हम फ्री रेडिकल में कन्वर्ट करते हैं तो 2Cl रेडिकल, तो ये किस तरह होगा? एक क्लोरीन दूसरे क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाते हैं, अगर हम उसको दरमियान में काट दे और एक क्लोरीन रेडिकल और दूसरा क्लोरीन रेडिकल हमें मिलता है, तो उसको हम होमोलिटिक या होमोलिटिक फ्यूजन कहते हैं। इक्वल ब्रेकेज ऑफ क्लोरीन, तो Cl2 को आप देख ले, द क्लोरीन फ्री रेडिकल रिएक्ट, तो ये रिएक्ट होगा विद CH4 मीथेन के साथ टू फॉर्म मिथाइल रेडिकल, और मिथाइल रेडिकल बना देगा। यानी अगर हम एक क्लोरीन अगर हम लेते हैं और उसको CH4 के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो CH4 के साथ अगर हम रिएक्शन करते हैं तो एक हाइड्रोजन उससे लेगा और HCl बना देगा एक क्लोरीन, और ये क्या होगा? ये CH4 फ्री रेडिकल में तब्दील होगा। ए फ्री रेडिकल इज रिएक्टिव स्पीशीज, तो फ्री रेडिकल हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि रिएक्टिव स्पीशीज है विच डज नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, वो यानी वो माहौल में अब अलहदा नहीं रह सकते, तो वो रिएक्शन कराएगा। द फ्री रेडिकल इज़ वेरी रिएक्टिव, तो फ्री रेडिकल रिएक्टिव है एंड रिएक्ट विद अनदर क्लोरीन यानी Cl2 मॉलिक्यूल्स के साथ, और इसी तरह वो और रिएक्ट करेगा क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ, तो वो होमोलिटिक फ्यूजन उसमें होगा। मॉलिक्यूल्स फ्रॉम क्लोरोमीथेन, तो क्लोरोमीथेन बनेगा एंड और क्लोरीन रेडिकल हमारे पास बच जाएगा। तो CH3 जो रेडिकल है वो और क्लोरीन मॉलिक्यूल्स पर अटैक करेगा, तो उससे एक क्लोरीन रेडिकल लेगा और एक क्लोरीन रेडिकल बच जाएगा। मॉलिक्यूल्स किसे कहते हैं? ए मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड, यानी मॉलिक्यूल किस तरह बनता है? हम इस तरह बना सकते हैं बाय द केमिकल कम्बिनेशन, यानी मॉलिक्यूल को हम केमिकल रिएक्शन के ज़रिए बनाते हैं ऑफ एटमों से। इट इज़ द सिंपलेस्ट यूनिट ऑफ ए सब्सटेंसेस, ये क्या है? यानी स्मॉलेस्ट यूनिट या सिंपलेस्ट,
तो ये स्मॉलेस्ट यूनिट है सब्सटेंस की। मॉलिक्यूल क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट है सब्सटेंस की। तो सब्सटेंस यानी प्योर ऑफ मैटर को हम सब्सटेंस कहते हैं। तो सब्सटेंस की क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट है मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। तो मॉलिक्यूल क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर है विच कैन एग्जिस्ट फ्री इन नेचर, यानी वो फ्री इन नेचर में एग्जिस्ट हो सकता है, यानी वो रह सकता है नेचर में। एंड मे बी कंपोज्ड ऑफ लाइक और अनलाइक एटम। तो वो एक एटम से भी मॉलिक्यूल बन सकता है और एक एटमों से यानी मुख्तलिफ एटमों या मुख्तलिफ किस्मों के एटमों से भी बन सकता है। इट शोज़ ऑल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ दैट पार्टिकुलर सब्सटेंसेस। तो ये तमाम प्रॉपर्टीज़ यानी पार्टिकुलर सब्सटेंसेस को ज़ाहिर करेंगे। फॉर एग्जांपल H2N2O2H2O, ये क्या है? मॉलिक्यूल्स एक्सेट्रा। एटम्स कंबाइनिंग, तो ये एटम्स कंबाइन हुए हैं। सम टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स आर फॉलोइंग। तो हम देखते हैं दर्ज झेल मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल्स देख ले। मॉलिक्यूल्स, तो मॉलिक्यूल्स के टाइप्स है। मानो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। मानो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स किसी कहते हैं? मेड अप ऑफ ओनली वन एटम्स। जब एक एटम से बना हुआ हो तो उसको हम मानो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहेंगे। फॉर एग्जांपल द इनर्ट गैसेस, जो इनर्ट गैसेस है हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये क्या है? मानो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स है। जो इनर्ट गैसेज है वो मानो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स है, हीलियम, नियॉन, आर्गन एक्सेट्रा। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्या है? कंसिस्ट ऑफ टू एटम्स, ये दो एटमों से बना हुआ होगा। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये दो एटमों से बने हुए हैं तो उसको हम डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहेंगे। ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल, जो तीन एटमों से बने हुए, कंसिस्ट ऑफ थ्री एटम्स। फॉर एग्जांपल वाटर H2O, ये तीन एटमों से बना हुआ है। कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी तीन एटमों से। ओजोन, यानी उनमें भी तीन एटम्स है ऑक्सीजन की, तो ये ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल हो गई। पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, जो तीन से ज़्यादा एटम्स आपस में मिले हुए तो उसको मेड अप ऑफ मेनी एटम्स। फॉर एग्जांपल सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ये पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स है। शुगर C12OH22O11, ये क्या है? पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है। इसके बाद सल्फर मॉलिक्यूल यानी S8, ये क्या है? पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है। टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल, इट इज़ नोटेड दैट सम मॉलिक्यूल्स आर वेरी बिग, यानी उनमें जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं कुछ, आर लार्ज एंड दे आर कॉल्ड मैक्रो मॉलिक्यूल। तो मैक्रो मॉलिक्यूल किसे कहते हैं? जो हम अपने आंखों से देख सकते हैं। माइक्रो, जो हम अपने आंखों से नहीं देख सकते, तो ये क्या है? मैक्रो मॉलिक्यूल है। मैक्रो मीन्स वेरी लार्ज, जो बहुत बड़े होते हैं। फॉर एग्जांपल होमोग्लोबिन इज ए मैक्रो मॉलिक्यूल फाउंड इन द ब्लड, यानी होमोग्लोबिन क्या है? मैक्रो मॉलिक्यूल है। कहाँ है होमोग्लोबिन? यानी ब्लड में मौजूद होती है। तो वो क्या है? मैक्रो मॉलिक्यूल है जो ब्लड में मौजूद होती है। On the basis of the nature of atoms present in the molecules, they may be classified into two groups, homoatomic and heteroatomic molecules. तो हम बेसिस में पढ़ते हैं नेचर में जो एटम्स है प्रेजेंट है, मौजूद है, किससे? मॉलिक्यूल्स फॉर्म में। दे आर में क्लासिफाइड, तो उसको हम क्लासिफाइड करते हैं टू ग्रुप्स में। एक को हम होमोलिटिक यानी होमोएटॉमिक और एक को हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहेंगे, यानी होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स और हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। तो कंप्रिहेंशन ऑफ होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स एंड हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के क्या मीन्स है? होमो मीन्स सेम, यानी एक जैसे एटम्स अगर आपस में मॉलिक्यूल बनाते हैं तो उसको हम होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल कहेंगे। व्हेन ए मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स, जब मॉलिक्यूल्स यानी सेम एटम्स में मौजूद एलिमेंट्स बना दे, इट इज़ कॉल्ड होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल, उसको हम होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल कहेंगे। दे आर आल्सो कॉल्ड होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स, उसको हम होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं, उसको हम होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस और सल्फर। इसके बाद हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, जो मुख्तलिफ एटमों से मॉलिक्यूल बनता है उसको हम हेट्रो मॉलिक्यूल कहते हैं। हेट्रो मीन्स डिफरेंट। व्हेन ए मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, जब मॉलिक्यूल बना है किससे? मुख्तलिफ एटमों से, तो उसको हम यानी हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल कहेंगे। इस कॉल्ड हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल। दे आर आल्सो कॉल्ड हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स। होमो
एटॉमिक मॉलिक्यूल को हम होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल कहेंगे और हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल को हम हेट्रो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल कहेंगे। फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड, उनमें डिफरेंट एटम्स ने मॉलिक्यूल्स बनाया हुआ है। वाटर, ये भी डिफरेंट यानी एटम्स ने मॉलिक्यूल्स बनाया हुआ है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये क्या है, डिफरेंट एटम्स ने मॉलिक्यूल्स बनाया हुआ है।